स्वागत है स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारे डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट उसने कुछ प्रैक्टिस पेपर हमारे अपलोड किए हैं जो आप लोगों तक पहुंच भी गए हैं। बस एक्चुअली क्या है, बिज़नेस स्टडी के ऊपर ये वीडियो है क्योंकि बिज़नेस स्टडी में ही दोनों लैंग्वेज की हमें ज़रूरत होती है पेपर की। तो जो पेपर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आया है वो सिर्फ हिंदी मीडियम में है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू बिज़नेस स्टडी क्लास 12th का जो प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट है वो आपके सामने रख रहा हूँ और दोनों लैंग्वेज में रख रहा हूँ, पेपर भी एंड सॉल्यूशन भी। तो इस वीडियो के अंत तक आप जो प्रैक्टिस पेपर है आपको उसको बोर्ड में कैसे अटेम्प्ट करना है वो पता चल जाएगा। आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन जब आप करें तो आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रखें। साथ ही साथ जो हिंदी मीडियम के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि हिंदी में भी क्वेश्चन पेपर भी एज वेल एज उनके आंसर भी इस वीडियो के थ्रू आपके पास मैं डिलीवर करूँगा। साथ ही साथ इस पूरे स्लाइड की एक PDF वो मैं अपनी जो साइट है, मतलब कि अपनी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हमारा इसका, उसमें PDF फॉर्म में उसको मैं अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर भविष्य में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आपको किस तरीके से पेपर करना है ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने कंटेंट को, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है। तो देखिए, पेपर जो ये प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट था इसके अंदर टोटल 34 क्वेश्चन थे। ये रीडिंग हमें करनी है और ये किस टाइम में करेंगे, जब आपको वो 15 मिनट मिलेगी जब आप बोर्ड का पेपर देंगे उस समय भी। तो उन 15 मिनट में आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपका जो है एक तरीके से हॉट्स क्वेश्चन जिनको कहते हैं, जहाँ पर आपको पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है और उनके आंसर देने होते हैं, उन सब को इन्हीं 15 मिनट में आपको ट्राई करना चाहिए कि आप इनको रीड कर सके, समझ सकें। वो भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंत में कि आपको किस तरीके से उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो अभी 34 क्वेश्चन थे इसके अंदर, हर क्वेश्चन पे मार्क्स दिए हुए हैं। उन्होंने ये भी बता रखा है कि आप सजेस्टिव वर्ड्स क्या लिखें, जो CBSE भी हर बार बताती है। तो उसी तरीके से हमको जो डिपार्टमेंट का पेपर है उसमें भी उसी चीज़ को फॉलो करना है। पहले जो 20 क्वेश्चन है वो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप या वन वर्ड क्वेश्चन होंगे। तो उनमें हमें यही देखना है कि जहाँ आपको एक तरीके से ऑप्शन अवेलेबल है तो उन ऑप्शन में से कौन सा वहाँ बेटर सूट करता है, बेटर है, साथ ही साथ कौन से चैप्टर से है, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो इसमें लिखा है कि डैश इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए, जब मैं इसकी बात करूँ ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, कौन से चैप्टर में हैं। तो हमें पता चलता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में हैं। फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, इंटरेस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ ए परफॉर्मेंस। तो जब हम अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करते हैं उसको कहीं ना कहीं कहीं तो दो वर्ड हमारे सामने आते हैं। देखिए, सुपरविजन नहीं है ये पता चल गया, डायरेक्शन भी नहीं है ये भी पता चल गया। अब सिर्फ ये दो ऑप्शन बचते हैं, एक डेलीगेशन और एक डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन में ही एक्चुअली क्या होता है, अथॉरिटी का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ वर्क को पार्ट्स में डिवाइड, यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर है उसी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो बेसिक डिफरेंस यही था। तो इसका आंसर जो है वो डेलीगेशन है, जिसको हम पता नहीं अब हिंदी कितनी करेक्ट है मैं नहीं कह सकता, पर अगर कुछ और वर्ड आप यूज़ करते हैं डेलीगेशन के लिए तो आप एक बार अपनी हिंदी की बुक ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। अभी जो मेरे पास हिंदी इसकी मैं बना पाया वो प्रत्यायोजन है, ठीक है। तो ये इसका पहले का आंसर था। इसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर है। ऑब्वियसली ये थर्ड चैप्टर की बात वो कर रहे हैं। डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, एज पॉलिटिकल कंडीशन कल्चरल आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्री, विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज बीइंग। यहाँ पर कौन से आपको ये बताना है कि व्यवसाय के वातावरण की कौन सी विशेषता की यहाँ पर बात की गई है।
तो आप देखिए तो कौन कौन सी है, पहली है अनसर्टेनिटी है, दूसरी है सापेक्षता। अब क्योंकि वो कह रहे हैं डिफर करती है कंट्री टू कंट्री, मतलब कि देश से देश, क्षेत्र से क्षेत्र में ये भिन्न होती चली जाती है, तो जो सापेक्षता होती है उसी के अंदर ये काम होता है, क्योंकि वही रिलेटिव है उस पर्टिकुलर एक रीजन से या एक कंट्री से। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड का और सेकंड का रिलेटिविटी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ कहते हैं कि प्रबंध नियंत्रण के महत्वपूर्ण सिद्धांत की पहचान करें जिसे केवल महत्वपूर्ण है अनुमेय सीमा से परे जाने वाले विचलन को नोटिस में तथा लाया जाना चाहिए। तो क्या अब हिंदी में तो पढ़ लिया, अब इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। देखिए बात कंट्रोल की है तो वो उस चैप्टर में है कंट्रोलिंग के, आप इसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मत लेके जाना, क्योंकि हम जो दिक्कत जो हमारे सामने आती है वो यही आती है कि हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर है। अगर कंट्रोलिंग की बात की है तो वो वहाँ लेके चले गए हैं आपको। इन विच ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन विच गो बियॉन्ड द परमिसेबल लिमिट शुड बी ब्रॉट इनटू नोटिस। तो ये हमने पढ़ा है कि हमें सिर्फ उन्हीं विचलनों पर ध्यान देना चाहिए जो एक तरीके से कहीं के उस लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं जो हमने सेट की थी। तो ऐसी जो लिमिट हम जब सेट करते हैं तो हम किस टेक्निक को या किस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें कंट्रोल बाय एक्सेप्शन है, मैनेजमेंट बाय कंट्रोल है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है। तो क्योंकि लिमिट की बात की गई है इसलिए जो इसका आंसर है वो कंट्रोल बाय एक्सेप्शन है या अपवाद द्वारा नियंत्रण है। तो ये इसका आंसर था जिसको हम एक छोटी सी बात से समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर। तो यहाँ कहा गया है कि कौन सा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। तो आर्थिक वातावरण का क्या पार्ट नहीं है ये हमें देखना है। तो आपको समझ में रहना चाहिए, आना चाहिए कि आर्थिक का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कहीं से भी मुद्रा से संबंधित ना हो, पैसे से संबंधित ना हो। तो अगर देखिए जीडीपी मॉनेटरी वैल्यू की ही रिफ्लेक्ट करता है, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी ये भी यही करता है, मॉनेटरी पॉलिसी भी यही करती है। सिर्फ देश का संविधान एक ऐसा पॉइंट है जो मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये आर्थिक पर्यावरण का भाग भी नहीं है देश का संविधान। तो इसका आंसर था ये। अगले पे बनते हैं कि विच इज़ नॉट करेक्ट। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो नॉट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब बाकी चीज़ें तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लिए सही है। अब देखिए वहाँ प्रत्यारोचन यहाँ लिखा प्राधिकरण कहा गया है कि प्रतिनिधि मंडल के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, तो हम अधिकारों को जब नीचे ट्रांसफ़र करते हैं, डेलीगेट करते हैं, तो उनमें उनके लिए कौन सी चीज़ सही नहीं है। इससे इंक्रीज होता है एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, सोचिए थोड़ा, मैं अभी बताऊंगा। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट होती है कि नहीं होती, आप समझिए। कन्वीनियंस इन बिजनेस एक्सपेंशन, व्यवसाय को विकास उसका विस्तार करने में हमें आसानी होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ क्विक एंड बेटर डिसीजन। अब देखें अगर ये तीन पर मैंने टिक मार्क लगाया है, ये काम होते हैं अगर आप अथॉरिटी को, अधिकार को क्या करोगे, नीचे प्रत्यायोजन उसका करोगे। ठीक है, मतलब कि डेलीगेशन करोगे। तो क्या नहीं होगा, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बढ़ेगा। ये कोई सही जो इसका आंसर है वो नहीं है, या ये कहें तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से संबंध नहीं रखता, क्योंकि उसने नहीं का ही पूछा है। तो क्या आंसर है इसका, ए। 6 पर चलते हैं तो लिखा है कि पीपल इन अर्बन एरिया आर एक्सट्रीमली यूजिंग ऑर्गेनिक फूड, बोटल्ड वाटर एंड फूड सप्लीमेंट। ये किस एनवायरनमेंट, देखिए फिर बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर में ही है। फिर आपको यही बताना है कि कौन से वातावरण की वो बात कर रहे हैं। कि बड़े पैमाने पर जो लोग शहरों में रह रहे हैं वो जैविक भोजन, बोतलबंद पानी भोजन का उपयोग करते हैं। तो ये किस वातावरण का पार्ट है। राजनीतिक का नहीं हो सकता, काट दो। सामाजिक का हो सकता है, आर्थिक नहीं है, आर्थिक की बात ही नहीं है। ठीक है, कानूनी भी नहीं है, लीगल तो नहीं कहा गया उनको कि आपको ये करना ही करना है। तो ऑब्वियसली ये किसका पार्ट है। इतने जागरूक हो गए हैं, इतने सोशल हो गए हैं वो कि वो उन चीज़ों को समझते हैं, उनके जो फ़ायदे नुकसान है वो समझते हैं। तो उस वजह से ये किसका पार्ट हुआ, सोशल का। एटीसी सर्विस सीईओ रजंग गोपीनाथ, compensation include salary, commission, other allowance. The company also pay for his insurance and vacation. Identify one indirect payment being made by the company to the CEO. अप्रत्यक्ष भुगतान कौन सा इसमें कर रही है, बस हमें वो पहचानना है। इतने सारी चीज़ें दी। सैलरी डायरेक्ट होता है, आपको पता है। ठीक है,
कमीशन फिर डायरेक्ट होगी क्योंकि वो आपसे लिंक होगी, अलाउंस भी आपसे डायरेक्ट ही मिलेंगे, सिर्फ जो इंश्योरेंस वो पे कर रहा है वो इनडायरेक्ट है। तो इसका आंसर जो है, जो इनडायरेक्ट पेमेंट की जा रही है या एक जो बेनिफिट जो दे रखा है जो प्रत्यक्ष नहीं है, वो क्या है, इंश्योरेंस वाला। तो इसका आंसर क्या था, फिर नहीं की बात, उन्होंने एक तरीके से ये कहा था कि वन इनडायरेक्ट पेमेंट को पहचानो। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट पेमेंट क्या थी, एम्प्लॉयर जो पे कर रहा है इंश्योरेंस के लिए, तो नियोक्ता जब बीमा के लिए जो पे करेगा वो इनडायरेक्ट कहलाता है। 8th क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट। उस प्रक्रिया का नाम बताना है जिसके द्वारा प्रबंधक अलग अलग गतिविधियों को एकत्रित करता है, एक जगह जोड़ता है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको, तो वो हमें बताना था। तो अब क्योंकि इसके लिए आपको कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं कराया गया था, तो इसका आंसर आपको देना था। तो जब भी सिंक्रोनाइज की बात की जाए, तो एक जगह एकत्रित करने की बात की जाए, तो इसका आंसर होगा कोऑर्डिनेशन। क्या आंसर होगा इसका, कोऑर्डिनेशन। तो ये आपको याद रखना है, कोऑर्डिनेशन में ही क्या होता है, विभिन्न विभागों की गतिविधियों को एक जगह क्या किया जाता है, मर्ज किया जाता है, एक दूसरे से जोड़ा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है। 9 हमें कहता है कि द मैनेजर शुड बी राइट टू पनिश सबऑर्डिनेट फॉर विलफुली नॉट ओबीइंग ऑर्डर। प्रबंधक जो है, विलफुली यहाँ पर ये गलत लिखा है, विलफुली का मतलब अपने आप, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से बोला जाए। अगर कोई अधीनस्थ वो काम नहीं करता जो उसको दिया गया है जानबूझ के, स्वेच्छा की जगह अगर जानबूझ के लिखें तो ज़्यादा आसान, तो उसको दंड देना चाहिए, बट ओनली आफ्टर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन गिवन टू हिम और हर फॉर परसुइंग हिज और हर केस। उसको पर्याप्त अवसर जरूर हमें देने चाहिए दंड देने से पहले, जिससे वो अपने पक्ष को रख सके। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि प्रबंध के किस सिद्धांत को यहाँ पर पहचाना जा रहा है। कमांड की एकता का मतलब होता है आदेश की एकता, अनुशासन है, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व है, और आदेश है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पर एक उत्तरदायित्व उसे दिया था, उसके अधिकार उसको दिए गए थे, तो किसकी वो बात कर रहे हैं जिसको उसने वायलेट किया है, वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका आंसर क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, विनिर्माण संगठन है, वो क्या करता है, इफ़ द प्लान ले डाउन 5% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट, अगर हम 5% से लोगों की कॉस्ट जो उनको जो श्रम की लागत है उसको बढ़ा दें, एज एन एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन, तो ये क्या रखी है, हमने कहा है कि अगर 5% तक हमारी ये लागत बढ़ती है तो वो एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन अगर आप देखो तो ऊपर भी एक आया था, अगर मैं इतना ही पढ़ूँ यहाँ तक, तो यहाँ पर भी वही रेंज की बात की गई है। तो यहाँ भी मैनेजमेंट क्या है, बाय एक्सेप्शन की बात की गई है, अपवाद के द्वारा प्रबंधन की बात की गई है कि अगर 5% से ऊपर चेंज आता है तो इसका मतलब आपको उसको कंसिडर करना है, वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशन हैविंग प्लान ऑफ एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन मस्ट अडेप्ट। ऑर्गेनाइजेशन जो उसको अपने व्यवसाय को बढ़ाना है, फैलाना है, तो वो किसकी तरफ जाए अगर वो ये करना चाहता है। तो हम जानते हैं 2 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं हमारे। फंक्शनल में हम फंक्शन के आधार पर डिवाइड करते हैं, जब हम एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चलते हैं तो हमें डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ चलना पड़ता है। तो इस समय हम क्या करेंगे, विभागीय संरचना की तरफ चलेंगे। इसी के ऑप्शन में भी आपके पास ऑप्शन था कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये है कि डैश इज ए प्रोसेस दैट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लैरिफाइंग जॉब एंड वर्किंग रिलेशनशिप, इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनिंग द आइडेंटिफाइड डिजायर्ड रिजल्ट। ये फंक्शन की बात है, ये आपको अगर इतना आप पढ़ो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रबंध के किस कार्य या कहें कि कौन सा प्रबंध का वो कार्य है जिसकी यहाँ पर बात की गई है। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है। तो अगर आप इन सब को पढ़ते हो तो आपको मिलेगा कि ये जो सारा काम है ये इस ऑर्गेनाइजिंग में होती है, जिसको हम हिंदी में आयोजन की जगह क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर हिंदी जो है वो संगठन है। तो ये काम जो होता है जहाँ पर हम जॉब को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, सबको लोगों को काम देते हैं, सारा काम किस में होता है, संगठन में होता है। अब हमें बताना है कि क्या फॉल्स है, क्या वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट स्टैंडर्ड
आपको क्या करना है, मानकों के बारे में क्या चीज़ गलत लिखी है वो पहचाननी है। यहाँ पर अब सिर्फ हमारा काम यही है कि मानक के बारे में क्या गलत कहा है स्टैंडर्ड के बारे में। तो स्टैंडर्ड शुड बी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, बोथ शॉर्ट फॉर लॉन्ग टर्म होना चाहिए। स्टैंडर्ड शुड बी अचीवेबल, बिल्कुल होना चाहिए। थर्ड है स्टैंडर्ड शुड बी सेट इन प्रिसाइज क्वालिटेटिव टर्म, नहीं होता। आपको पता है कि स्टैंडर्ड जब मानक जब निर्धारित किए जाते हैं तो क्वालिटी तो उसमें कभी भी डिसाइड होती ही नहीं है। तो जो नहीं है मानक के बारे में वो यही वाला पॉइंट है, जहाँ पर आपको जो इसका आंसर है एक तरीके से कहें तो इसका आंसर सी है। यहाँ सी जो है वो उसके ऊपर आया हुआ है, इस वजह से आपको शो नहीं हो रहा होगा हिंदी में, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा है कि वो क्वालिटी को कभी मेज़र नहीं करता, तो स्टैंडर्ड कभी भी जो है वो गुणवत्ता के लिए निर्धारित नहीं होता, तो इसका आंसर यही था, गुणवत्ता वाला। अब नेक्स्ट ये है कि 13 से 16 के आंसर इस पैराग्राफ को पढ़कर देने हैं। तो ये जब वो 15 मिनट आपको मिले तो उसमें ऐसे पैराग्राफ जरूर पढ़ लीजिएगा जिससे आप इन आंसरों को आसानी से दे पाएँ। क्या कहा गया है इनमें अगर हम पढ़ें तो मान्य प्राइवेट लिमिटेड वांट टू रेज 5 करोड़ फॉर इट्स प्रोजेक्ट, 5 करोड़ उसको चाहिए, फाइनेंस करना है। तो सीडीसी सेकंड बुक की बात चल गई है। द कंपनी मैनेजमेंट सजेस्टेड ऑप्शन फॉर द सेम, इट हायर्ड द सर्विस ऑफ अक्षित लिमिटेड, ए फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है, उसको उसने हायर किया है और उसने डिसाइड किया है कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ 1 करोड़ रुपीज़ जो है कंपनी विल रेज फंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू वो करेंगी। देखिए यहाँ पर आते जा रहे हैं आंसर, आप देखोगे यही आंसर आपको मिलेंगे जब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। जो 2 करोड़ है उसके लिए कंपनी ने क्या किया है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ अंडर राइटर। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। आप भी इसी तरीके से इसको अंडरलाइन करते चले जाइएगा जब भी ये ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए। फोर्थ जो बैलेंस बचा मतलब कि 2 करोड़ रुपए उसने इक्विटी शेयर उसके लिए सब्सक्राइब करवाए हैं और वो पब्लिक को इनवाइट किया है। तो 3 मेथड यहाँ पर बात की गई हैं कि आप किस तरीके से जो है फंड को रेज कर सकते हो। तो ये 3 मेथड जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी एक्सेप्ट कर दिए हैं। और अब अगर हम क्वेश्चन पे जाएं तो यही बोली गई होगी। देखिए, आइडेंटिफाई द रीजन विच हैज़ मेड ए कंपनी टू रेज 1 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो देखिए 1 करोड़ रुपीज़ के लिए क्या था, एमरजेंसी थी, एक तरीके से कहें अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो पहले का उसमें यही था कि उनको वो पैसा जो है वो एकदम से चाहिए था। तो इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, एक ये कारण बोला उन्होंने ऑप्शन में दिया। एक कहा कि क्विक सोर्स ऑफ टू रेज फंड, ऑब्वियसली है, ठीक है। तो बिल्कुल है, अगर इस मेथड की आप बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब हम पैसा इकट्ठा करते हैं तो वो एक्सपेंसिव भी नहीं होता और जल्दी पैसा भी इकट्ठा हो जाता है। तो एक आंसर आपका देखिए इसमें दिया हुआ है कि दोनों सही हों, ए और बी। तो इसका आंसर था ए और बी। तो जब हमें जल्दी पैसा चाहिए तो हम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है उसकी तरफ जा सकते हैं। अब अगर हम 14th क्वेश्चन को पढ़ें कि वो मेथड बताइए जिसके थ्रू वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर पे जाएं पर सेल नहीं है, राइट इशू भी नहीं है, ठीक है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू भी इशू नहीं किया गया है, तो अपने आप ही क्या बचा, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, शेयरों को निजी प्लेसमेंट के थ्रू, जबकि हिंदी अगर इसकी और कुछ होगी तो आप जरूर देख लीजिएगा। तो धन जुटाने का जो माध्यम उन्होंने प्रेफरेंस शेयर के लिए चुना था वो था प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। जो बैलेंस है जिसके लिए उन्होंने इक्विटी शेयर इशू किए हैं वो पब्लिक को इशू किए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो आप देखो उन्होंने खुद ही बता रखा है यहाँ पर कि पब्लिक को जब उन्होंने इशू किए हैं तो उन्होंने प्रोस्पेक्टस जरूर इशू किया होगा, क्योंकि IPO है नहीं, राइट इशू है नहीं, ऑफर फॉर सेल है नहीं, तो क्या बचा, सिर्फ प्रोस्पेक्टस के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या था, 3rd का और 15th का डी पार्ट था, जहाँ पर प्रय विवरण के थ्रू, क्योंकि प्रोस्पेक्टस को हम हिंदी में अगर बात करें तो वो प्रय विवरण होता है, तो प्रय विवरण के थ्रू हमने क्या किए हैं, शेयर इशू किए हैं। अब ये एक क्वेश्चन और इसका बचता है, देखिए 16 भी है। तो 16 कहता है कि आफ्टर अबव केसेस टोटल कैपिटल ऑफ मान्या लिमिटेड ऑफ इज 10 करोड़ रुपीज, द अमाउंट ऑफ डेप्ट इज 5 करोड़ रुपीज, द कंपनी हैज अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 करोड़, इट इज इट्स रिटर्न ऑन ROI बतानी है आपको, ठीक है। अब उनका प्रॉफिट अगर
3 करोड़ रुपीस है और उनकी जो टोटल कैपिटल है, क्योंकि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला क्या कहता है ROI का, कि वैसे तो ये है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होना चाहिए और उसको डिवाइड किससे करना चाहिए हमें, जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड में डेप्ट नहीं आता तो उस बेस पर देखें तो इसका आंसर अभी 2 और भी हैं, पर जो इसका आंसर पहला ही बैठता है। तो फार्मूला आपका रेट ऑफ ROI का याद होना चाहिए और ROI जो है आपके ऑब्वियसली है अकाउंट्स में भी इन्वॉल्व है, तो आप इसको ज़रूर ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो अब 13 से 16 जो उस पैराग्राफ पे थे वो हो गए। अब 17 से 20 के लिए फिर पैराग्राफ दिया है, तो इस पैराग्राफ को भी आप उसी समय पढ़िएगा जिससे आप समझ पाएँ कि वो कहाँ लेके जा रहा है आपको। अब इनके भी क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो ये जाएगा, देखिए किस तरफ जाएंगे कि अपूर्व जो लिमिटेड है एक कंपनी है, डीलिंग क्या करती है, मेडिकल इक्विपमेंट को डील करती है, तो जो चिकित्सा उपकरण है इनके अंदर वो डील करती है। तो कंपनी ने अभी जो है एक तरीके से कहें तो 2 लाख यूनिट नहीं 20,000 यूनिट जो हैं बेस्ट क्वालिटी के ऑक्सीमीटर, क्योंकि ऑब्वियसली ये कंडीशन आप देख रहे हो तो उस हिसाब से ऑक्सीमीटर मंगाए हैं जिससे ऑक्सीजन लेवल का पता चल पाए। और ये चिप बेस्ड मशीन है और इनका मोटिव था प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन किया जा सके, जो भी हमारा, क्योंकि बिजनेस है तो उसको तो इस कोरोना पैंडेमिक का फ़ायदा लेना ही है जहां उसको मिल सकता है, उसी वजह से उन्होंने ऑक्सीमीटर मंगाए। फॉर डिसाइडिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तो ऑब्वियसली कहाँ लेके गए आपको, मार्केटिंग के चैप्टर में, तो ये भी 3rd सेकंड बुक की बात कर रहे हैं। जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ मार्केटिंग हेड ऑफ डिफरेंट जोन, उसने बुलाए। इन मीटिंग मिस्टर अमोल साउथ जोन का मार्केटिंग हेड है, suggested that since the machine were sophisticated they need to visit hospital personally to explain its working। तो देखिए ऑब्वियसली ये मार्केटिंग के तरीके पूछेंगे, देखिए पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल, प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन। तो जब मैं पर्सनली की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये प्रमोशन मिक्स की कौन सी टेक्निक की वो बात कर रहे हैं, पर्सनल सेलिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, व्यक्तिगत रूप में वो बेचने की बात कर रहे हैं। अगर इस लाइन को हम पढ़ें जो साउथ जोन के मार्केटिंग हेड मिस्टर अमोल ने कही है, क्योंकि वो पर्सनली विजिट की बात कर रहे हैं इसलिए पर्सनल सेलिंग है, या वैसे तो इसको व्यक्तिगत बेचना नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, बट अभी इसकी हिंदी यही आ रही है तो आप इसको ढूंढ लीजिएगा ढंग से। तो पर्सनल सेलिंग की तरफ हम लेके जा रहे हैं। आगे अगर हम पढ़ें तो इसमें कहा गया है कि इन द मीटिंग मिस्टर अमोल साउथ जोन मार्केटिंग हैज सजेस्टेड सिंस द, ये तो वो हो गई, अभी वही लाइन दोबारा आई हुई है। तो अभी इसका तो पहले का तो यही आंसर था। अब अगर हम नीचे चले तो फॉर डिसाइडिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ द मार्केटिंग हेड ऑफ डिफरेंट जोन। अब इसी को उसने फंक्शन में ले गए, एक क्वेश्चन तो पूछ लिया मार्केटिंग का, दूसरा ले गए वो फंक्शन। आपसे पूछा है कि फंक्शन ऑफ मार्केटिंग बताइए इसमें कौन सा है। जब वो मीटिंग बुला रहा है तो क्या कर रहा है, गैदरिंग और एनालिसिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग प्लानिंग हो रही है या स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग हो रहा है। तो आप देखोगे तो ना तो गैदरिंग हो रही है इन्फॉर्मेशन की, ना प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग हो रही है, ना ही आप देखो तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग हो रही है। तो क्या हो रहा है, सिर्फ मार्केटिंग प्लानिंग, विपणन की योजना बनाई जा रही है, इसके लिए वो मीटिंग रखी है। इसका आंसर ये था। अब मार्केटिंग मिक्स का वो कौन सा है जो यहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ, अगर ऊपर की हम बात करें, प्रोडक्ट है, बिल्कुल हो रहा है, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन हो रहा है, आप देखो अपने आप ही आपको पता चलेगा, प्रमोशन भी हो रहा है, प्लेस भी है कि कहाँ कहाँ बेचना है। तो ऑब्वियसली क्या किसकी वो बात नहीं कर रहे, उन्होंने कहीं पर ये जिक्र नहीं किया कि उसका क्या प्राइस सेट किया जाएगा, तो किसकी वो बात नहीं कर रहे, मूल्य की, कि कितने में उसको बेचा जाएगा। पूरे पैराग्राफ को अगर हम देखते हैं तो इसलिए किस मार्केटिंग मिक्स के किस एलिमेंट की बात नहीं हुई, तो वो प्राइस है या मूल्य है। लास्ट जो इसी के ऊपर है कि कंपनी ने 20,000 यूनिट जो बेस्ट क्वालिटी के ऑक्सीमीटर मंगाए हैं, तो वो कौन सी फिलॉसफी की वो बात कर रहे हैं। अब अगर आप देखो तो इस समय किस फिलॉसफी की यहाँ पर बात की जा रही है, 20,000 यूनिट मंगाकर वो बेच रहे हैं, सेलिंग कंसेप्ट की बात नहीं है कहीं से भी है। ठीक है, प्रोडक्शन वो कर नहीं रहे क्योंकि वो तो मंगा कर बेच रहे हैं, तो प्रोडक्शन कंसेप्ट भी एक तरीके से ख़त्म हो गया। मार्केटिंग कंसेप्ट की भी बात नहीं है क्योंकि कंज्यूमर को उन्होंने बिल्कुल ऊपर नहीं रखा था। वो किस चीज़ की बात कभी कर रहे हैं इसके अंदर, प्रोडक्ट कंसेप्ट की। तो किस अवधारणा की में है वो, अभी उत्पाद अवधारणा में।
तो ये इसके आंसर थे जो 1 वर्ड के थे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको समझना और इनके आंसर देना, सबसे पहले हमें उस चैप्टर में जाना होता है जहाँ के वो क्वेश्चन होते हैं। जब हम वो पहचान लेंगे तो हम आंसर भी पहचान लेंगे। अब अगर आगे की क्वेश्चन देखें तो यहाँ मैं आपको पूरा आंसर तो नहीं, आंसर ज़रूर है वो भी दिखाऊंगा आपको, बट साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि आप पहचाने कैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो 3 नंबर का है। मार्क्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के बेस पर मुझे आंसर देना होगा। यहाँ आपसे सिर्फ लेवल ऑफ मैनेजमेंट पूछा है जो नॉर्मली पूछा जाता है, ठीक है। हुज बेसिक टास्क इज टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग एंड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉई रिक्वायर्ड फॉर देयर डिपार्टमेंट। तो ये जो फंक्शन की बात अगर हम करें, जो दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है, एम्प्लॉय को फाइंड आउट करता है कितनी चाहिए, ये किस फंक्शन लेवल की बात है। 3 लेवल हैं हमारे, हमें पता है, एक टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है, एक ऑपरेशन लेवल होता है, ठीक है। टॉप लेवल प्लानिंग करता है, ऑपरेशनल लेवल काम करवाता है। तो ऑब्वियसली ये काम किसका हुआ, मिडिल लेवल का। और उसके बाद फिर मिडिल लेवल के 2 फंक्शन हमें लिखने थे। तो 2 कार्य जो मिडिल लेवल पर किए जाते हैं वो आपको लिखने थे। तो ये मैंने, इनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं जो आपको याद आ जाए उस समय। और जो पहला आंसर था जो हमें पहले पहचानना था वो था ये कि ये मध्य स्तर प्रबंधन का काम था। और फिर आप इनमें से कोई भी 2 कार्य लिख सकते हैं जो भी आपको आसान लगे। आपको वहाँ उसने बताए भी हुए हैं, अगर आप देखो तो एक तो वो दोनों की कड़ी के रूप में जुड़ रहा है, एक वो विभिन्न विभाग में कितने कर्मचारियों की ज़रूरत है उसको देख रहा है, उनके क्या कर्तव्य हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं उनको वो बताता है, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो मोटिवेट करता है। तो बहुत सारे कार्य हैं जो किए जाते हैं उस लेवल पर। तो आप किन्हीं भी 2 कार्यों को यहाँ पर लिख सकते थे। तो ये इसका एक तरीके से आंसर था और किस तरीके से आपको क्वेश्चन को पहचानना है। अब अगर हम क्वेश्चन 22 की पहले बात करें तो क्वेश्चन 22 कहता है, सीधा क्वेश्चन है, देखिए स्ट्रेट क्वेश्चन है, सीधा आपको ये बोला है कि आपको ये करना है। क्या करना है, एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को बताना है और दूसरा वेस्टिबुल ट्रेनिंग को बताना है। इसको हिंदी में जो कहते हैं वैसे प्रकोष्ठ जो है प्रकोष्ठ ट्रेनिंग कहना चाहिए या प्रकोष्ठ प्रशिक्षण कहना चाहिए, ठीक है। और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब होता है जब आप, अब देखिए दोनों का पहले आप मीनिंग समझ लीजिए। चैप्टर तो स्टाफिंग का है और इसमें से ये भी बताना है कि कौन सी ऑन द जॉब है और कौन सी ऑफ द जॉब है। तो वेस्टिबुल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड होता है। तो ऑब्वियसली ये दूसरा क्या होगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड होगा। तो 1 नंबर तो इसी चीज़ का था कि आप ये कैसे बताएंगे कि कौन सा ऑन द जॉब है और कौन सा ऑफ द जॉब है। फिर ये दोनों क्या कहते हैं आपको इनको एक्सप्लेन करना था। 1 नंबर इतने काम का था आपका, ठीक है। देखिए नीचे उन्होंने बाइफर्केशन भी की हुई है कि ये जो 1 नंबर है ये इसका है, 1+1 इन दोनों की हमारी एक्सप्लेनेशन है। तो एक्सप्लेनेशन जैसी आपको आए समझ में आप उस तरीके से लिख सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं। तो स्ट्रेट क्वेश्चन था जिसमें आपको स्ट्रेट आंसर देना था। अगर मैं अब 23rd क्वेश्चन की बात करूं, ये भी स्ट्रेट है। कंट्रोलिंग इज एन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डू यू एग्री, गिव रीजन टू सपोर्ट। एक तरीके से इंपॉर्टेंस बतानी है आपको। तो ये भी आपका एक तरीके से कहा जाए तो स्ट्रेट क्वेश्चन है जिसको आप इजीली आंसर दे सकते हैं। इसके ऑप्शन में जो था उसको देख लेते हैं। मनु इज अपॉइंटेड एज ए फैक्ट्री मैनेजर इन जेल पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वो किस पोस्ट पर का अपॉइंट किया है, फैक्ट्री मैनेजर की पोस्ट पर। ही वाज आल्सो गिवन ए टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 लाख जेल पेन पर मंथ। ये टारगेट उसको दे दिया गया, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। ही न्यू दैट द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट बट ही डज नॉट नो हाउ टू एंश्योर दैट वर्क गोज अकॉर्डिंग टू प्लान। उसको ये नहीं पता कि किस तरीके से काम को पूरा कराया जाए। गाइड हिम बाय एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस सो दैट ही इज एबल टू अचीव द डिजायर। तो हमें उस प्रोसेस को बताना है जिसके थ्रू वो अपने जो रिजल्ट है उसको प्राप्त कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले में तो आपको पता ही है कि वो कंट्रोलिंग थी और उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी थी। कोई भी 3 लिख दीजिए जो आपके सामने आए। अब दूसरे में क्योंकि हम अभी भी किसी चैप्टर में हैं, कंट्रोलिंग के ही चैप्टर में है, क्योंकि उसको काम पूरा करवाना है, बस उसको ये नहीं पता कि किस तरीके से उसको पूरा कराया जाए। तो आप प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग यहाँ पर लिखेंगे। तो क्वेश्चन लगभग स्ट्रेट था, नीचे वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो अगर कभी भी ऐसा ऑप्शन मिले आपको तो आप फर्स्ट ऑप्शन, अगर ऐसा मुझे मिला हुआ है तो आप इसको लिखिए, ये ज़्यादा इजी काम है आपके लिए।
हाँ, प्रोसेस के ज़रूर इतनी बात दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो आपको समझना है कि जो मार्किंग स्कीम आती है उसमें ये लिखा होता है कि हाफ मार्क्स तो इस हेडिंग का होता है। तो अगर आप ये सिर्फ हेडिंग लिख कर आएंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा। हेडिंग का सिर्फ हाफ मार्क्स है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी अगर 5 हेडिंग है या जितनी भी है, क्योंकि टोटल ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें से कोई 3 ही लिखनी है, एक प्रोसेस तो पूरी लिखेंगे हम, 5 पॉइंट लिखेंगे। अगर सिर्फ हेडिंग लिख के आओगे तो आपको 1.5 ही नंबर मिलेगा। 1.5 नंबर कब मिलेगा, नहीं 4 का क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर जो है वो तो इनके हाफ मार्क्स तो आइडेंटिफाई करने का था, किसका, कि ये आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये क्या क्या है। और उसके बाद जो 2.5 मार्क्स है वो स्टेप्स के थे। तो सब थोड़ा सा गलत हो रहा है, मैं एक बार आपको दोबारा से बता दूं। पहले तो आपको ये पहचानना था कि कौन सी प्रोसेस है, वो तो हाफ मार्क्स तो इसका था, 2.5 नंबर यहाँ इसके हैं, हाफ नंबर जो है हर स्टेप के हैं। आप इन स्टेप को थोड़ा थोड़ा ज़रूर एक्सप्लेन करके आइएगा। तो ये इस तरीके से मार्क्स डिवाइडेड थे, क्योंकि क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही है तो हाफ मार्क्स वैसे एक हेडिंग का होता है। तो इस हिसाब से सोचा जाए तो सिर्फ हेडिंग ही यहाँ पर आपसे पूछी गई थी, तो आप हेडिंग ही यहाँ पर बता देंगे। थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि आपको वर्ड कंट्रोल करने हैं। क्वेश्चन अभी 3 मार्क्स का ही है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, फिर स्टेट क्वेश्चन है। तो अगर स्टेट आता है तो बच्चों अगर आपने अंडरस्टैंडिंग कर रखी है उन टॉपिक्स की तो आप इजीली आंसर कर देंगे। अब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में आपसे डिफरेंस पूछ रहे हैं। सेकंड बुक में मार्केट 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी है जहाँ पर फ्रेश सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है, एक सेकेंडरी है जहाँ पर ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है। उसके बीच का डिफरेंस पूछा है। दूसरा भी उसी चैप्टर के अंदर है, ऑप्शन में जो इसका क्वेश्चन दिया है उसमें उन्होंने आपसे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस पूछा है। तो ये भी आपको पता है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होते हैं और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के होते हैं। तो आपको उन्हीं को एक्सप्लेन करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कोई 3 आपको लिखने हैं, कोई भी 3 आप जो दे सकते हैं। अब ये 5 यहाँ पर मार्किंग में दिए हुए हैं, 5 में से कोई भी 3 आप लिख सकते हो। एक मार्क्स का 1 पॉइंट होगा, तो उस हिसाब से आपको जो भी अच्छे लगे आप उनको, जो आपको याद हो, ये आप जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच का डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी क्योंकि आपको 3 ही लिखने थे तो कोई भी 3 आप लिख सकते हैं जो इजीली आपको याद रहें और समझ में आए। तो अगर हम 25th क्वेश्चन की बात करें तो ये वो हॉट क्वेश्चन, या कहें कि एक तरीके से आपसे जो है क्वेश्चन तो बहुत छोटा होगा क्योंकि कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती, बट क्वेश्चन को पढ़कर समझना पड़ेगा। तो ऐसे में मेरी एडवाइस है, जब ये हॉट क्वेश्चन आए या कहें कि इसको कहते हैं एक फॉर्म कहते हैं इसको, मेरे को उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। पैराग्राफ रीड करने से पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा है लीडरशिप स्टाइल, तो हमें पता है 3 ही प्रकार के स्टाइल होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लीजर फेयर, ठीक है। तो यही 3 प्रकार होते हैं। जहाँ ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि एक अकेला आदमी सारी चीज़ें अपने हिसाब से चलाता है, वो सिर्फ ऑर्डर देता है, दूसरों से आशा करता है कि उनको फॉलो करे। डेमोक्रेटिक में दोनों का पार्टिसिपेशन होता है और लीजर फेयर में आपको खुली आज़ादी होती है कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो उसी में से एक स्टाइल यहाँ यूज़ किया गया होगा और उसी को आपको पहचानना है और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। सो संध्या एक सक्सेसफुल मैनेजर है, किसमें, हैरिसन एंटरप्राइजेस में। सी हैज़ ए टीम ऑफ 10 मेंबर वर्किंग इन अंडर हर, 10 लोग उसके नीचे काम करते हैं। सी एनकरेज देम टू सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड टेक डिसीजन, वो उनको एनकरेज करती है कि वो खुद अपने ऑब्जेक्टिव सेट करे और उनको डिसीजन ले। सी रेस्पेक्ट, उनकी ओपिनियन को रेस्पेक्ट करती है, उनको सपोर्ट करती है, उनकी ड्यूटी को पूरा करने में ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो अचीव वो कर पाते हैं। इंटेलिजेंट मैनेजर है। एट टाइम यूज पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को भी वो यूज कर लेती है। तो अगर मैं ये सारी चीजें देखूं तो सकारात्मक पहलू में अगर आप सीखोगे तो सुझाव, शिकायत, विचार सब सुनती है। दैट्स मीन्स वो डेमोक्रेटिक है, दोनों तरीके से बात करती है। तो इसका आंसर भी क्या था, डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप थी, लोकतांत्रिक या सहभागी नेतृत्व शैली थी, उसको आपको फिर एक्सप्लेन कर देना था। 1 नंबर था इसको आइडेंटिफाई करने का और 3 नंबर था इसके एक्सप्लेनेशन के। तो ये आपका काम था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन भी आपके लिए नहीं था। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन 26 आता है जिसमें कहा गया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट बताओ, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो हम यूज़ करते हैं, जो ऑफिशियल चैनल को हम यूज़ करते हैं, तो वो बताने हैं हमें कि संचार के प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को बताइए। जब हम जो चेन होती है, अब इसको कमांड की आधिकारिक श्रृंखला की जगह कुछ और कहते हैं कमांड, तो यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है।
तो आप हिंदी में जाओगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। अभी इतनी अच्छी जो ट्रांसलेशन है वो यहाँ पर मैं नहीं कर पाया, आप उसको देखोगे तो आप कर सकते हैं। ये तो था एक क्वेश्चन जहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बताने थे। अगर इसका आंसर आप देखो तो ये देखिए, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट बता दिए हैं, ये नेगेटिव एस्पेक्ट बता दिए हैं कि इस तरीके से आपको आंसर देना है हर जो एस्पेक्ट का, क्योंकि दोनों के बताने हैं तो एक एक मार्क्स हर चीज़ का है। तो ये तो था इस फर्स्ट पार्ट का आंसर, जहाँ पर आपको औपचारिक जो संचार हमारा होता है उसके सकारात्मक पहलू भी बताने हैं, नकारात्मक पहलू भी बताने हैं, जिनको आप इजीली बता सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर चलें तो दूसरा क्वेश्चन हमें कहता है कि पहले क्वेश्चन ही पढ़िए, देखिए एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग पहचानने हैं, आपको पता है क्या होते हैं, रिक्रूटमेंट होती है, सिलेक्शन होता है, यही एलिमेंट होते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए ना क्या ढूंढना है, उसी तरीके से तो ढूंढ पाओगे। सूरज है एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, डिक्लेयर करता है शेयर इन द प्रॉफिट टू द मैनेजर फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब समझिए क्या बता रहा है वो यहाँ पर, फिर अभी हम आंसर की तरफ चलेंगे। सीमा एक मैनेजर है, वो उसके पास ये एबिलिटी है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकती है दूसरों को। तो यहाँ लीडरशिप की बात कहीं ना कहीं की जा रही है, यहाँ मोटिवेशन की बात की जा रही है। तो आप देखो तो यही इसके आंसर हैं। तो एक तो आपको इनको पहचानना था और दूसरा फिर इनको एक्सप्लेन करना था। 2 नंबर एक पार्ट के थे, तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं था। अगर आप करें तो नेतृत्व हम इजीली पहचान पाएंगे, अभी प्रेरणा दी जा रही है वो भी हम पहचान पाएंगे। सूरज जो है वो मोटिवेशन दे रहा है, सीमा जो है वो क्या कर रही है, नेतृत्व कर रही है, लीडर है। तो ये आपके आंसर थे जिनको आप इजीली दे सकते थे। 27वें में फिर उसी तरीके से क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको पहले यही पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा क्या है। तो स्टेट एनी 3 बेनिफिट दैट द वर्कर विल ड्राइव बाय द डिसीजन ऑफ द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर ने कुछ डिसीजन लिए हैं, उनके 3 बेनिफिट हमें बताने हैं। तो अगर आप देखें क्या हुआ है तो ये पढ़ते हैं कि गर्व लिमिटेड है, गर्व की स्पेलिंग यहाँ हिंदी में गलत है, ये भी नहीं होती। के कार्यकर्ता नए कंप्यूटरीकृत काम करने में असमर्थ हैं। कंप्यूटराइजेशन आया जिसमें वो अभी तक क्या है, कैपेबल नहीं हुए। बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा आयातित मशीनें मंगाई गई हैं और जिन पर वो काम नहीं कर पा रहे, इसलिए जो कार्यकर्ता पर्यवेक्षक है, मतलब कि सुपरवाइजर है, से अतिरिक्त मार्गदर्शन करने की जरूरत थी, जिसको उसने किया। पर्यवेक्षक कार्यकर्ता को लगातार कॉल के साथ साथ जो ओवरबर्डन होता है उससे बचा रहा है। तो वर्कर आर सीकिंग एक्स्ट्रा गाइडेंस फ्रॉम सुपरवाइजर ले रहे हैं, द सुपरवाइजर इज ओवरबर्डन हो गया जब उसको ये काम करना पड़ा। जो वर्कर की बार बार कॉल उसके पास आ रही थी तो उसके पास क्या हो गया, काम ज़्यादा हो गया। Suggest how the supervisor, by increasing the skill and knowledge of the worker, can make them handle their work independently। तो हमें ये सुझाव देने हैं कि वो सुपरवाइज़र क्या करे, क्या किस तरीके से अपनी जो ज्ञान को सही ढंग से कर सके, वो उनके जो उसके एम्प्लॉई जिसको अभी वो काम नहीं आता उनके कौशल और ज्ञान को बढ़ा पाए और जिससे वो अपना काम खुद कर पाएँ। ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो सुपरवाइज़र क्या करेगा, ट्रेनिंग देगा उनको, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही थी, ट्रेनिंग की बात की जा रही थी। तो यहाँ जो बात की जा रही है वो प्रशिक्षण की है और प्रशिक्षण के थ्रू वो क्या पॉजिटिव बेनिफिट दिला सकता है वो आपको लिखने थे। तो एक तरीके से आपको बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पर बताने थे, तो जिनको वो एक्सप्लेन करेगा और अपने काम को जो ओवरबर्डन हो रहा है उससे वो बाहर निकल सकता है। तो ओब्वियसली वहाँ से देख के भी ये लग रहा था कि वो उनको सिर्फ ट्रेन ही कर सकता है, पर पूरा कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है, तो 4 फैक्टर फिर सीधा क्वेश्चन है, कैन अफेक्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये जरूर आएगा इस चैप्टर में से, फैक्टर अफेक्टिंग, चाहे वो वर्किंग कैपिटल के आए चाहे दूसरों के आए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी जो है वहाँ पर भी 4 फैक्टर आपसे पूछे हैं, पर यहाँ आपसे पूछा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे आप यूज़ करोगे वो आपको बताना है। तो ये 2 आपसे पूछे गए हैं जिनको आप इजीली आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे देंगे हम इसके आंसर। ये वो फैक्टर हैं जो पहले के हैं, मतलब कि जो आपके किस पार्ट के हैं,
वर्किंग कैपिटल वाले के, बाद में फिर वो कैपिटल स्ट्रक्चर के हैं। तो वर्किंग कैपिटल में देखिए आप नेचर ऑफ बिजनेस ले सकते हैं, स्केल ऑफ ऑपरेशन ले सकते हैं, टेक्निक ऑफ ऑपरेशन है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, ग्रोथ है, डाइवर्सिफिकेशन है, फाइनेंस और लीजिंग है, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन है, कोई भी 4 यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में भी आपके सामने मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर को चूज़ करना है तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, कैश फ्लो का क्या कंडीशन है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है, आरओआई क्या है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या है, टैक्स रेट क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, फ्लोटेशन क्या है, रिस्क कंसिडरेशन क्या है। तो आप देखें तो ये इस चैप्टर का, ये चैप्टर का है फाइनेंशियल मार्केट के या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहें, इस चैप्टर के फैक्टर जरूर आएंगे, फैक्टर अफेक्टिंग वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। अब वो किसके आए ये नहीं कह सकते, आपको इसके फैक्टर अफेक्टिंग सारे ढंग से पढ़ लेने हैं। तो कोई भी 4 लिखकर आप यहाँ इजीली 4 नंबर ले सकते थे। एक बात याद जरूर कीजिएगा, अगर आप सिर्फ पॉइंट लिख के आएंगे तो आपको सिर्फ 2 ही नंबर मिलेंगे, 4 नंबर नहीं मिल सकते, आपको उसको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब अगर हम 29 क्वेश्चन पे चाहें, फिर ये वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो फिर हम क्वेश्चन ही पढ़ते हैं कि 2 फाइनेंशियल डिसीजन की यहाँ पर बात की गई है, फिर फाइनेंशियल डिसीजन की बात की गई है, कौन से हैं उनको ढूंढना है और उनको लिखना है। तो BKD एक लीडिंग कंपनी है कंज्यूमर गुड्स के अंदर, उसकी जो है 34 स्टोर हैं जो प्राइमरीली नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में स्टेब्लिश्ड हैं। उसने क्या किया है, इट वाज स्टार्टेड बाय पंकज इन 2002 में। इट हैज़ ए लार्ज मार्केट शेयर आउटर दिल्ली के अंदर, उसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड, वो अपने व्यवसाय को और बढ़ाना चाहते हैं। इट हैज़ डिसाइडेड टू ओपन ए न्यू ब्रांच इन साउथ, अब वो साउथ दिल्ली में भी अपने बिजनेस को लेके जाना चाहते हैं, तो नई ब्रांच उन्हें खोलनी है। इट हैज़ टू डिसाइड ऑन व्हाट न्यू रिसोर्सेज it will invest in so that it is able to earn highest possible return। तो कहाँ वो पैसा लगाए जिससे वो अपने जो रिटर्न है या कहीं प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सके। Once company believe that it will be able to generate higher revenue and profit, it also has to decide on how this project will get funded, पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, द फाइनेंस मैनेजर विनोद वाज टोल्ड टू हैव एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बाय स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ गेटिंग द प्रोजेक्ट फंडेड सो एज टू इंक्रीज शेयर होल्डर वेल्थ, बड़े उससे। Vinod, after assessing the cash flow position of the company, evaluated the cost of different sources of finance and compared the risk associated with each source as well as the cost of raising fund। तो आपसे बोला गया है कि आप 2 फाइनेंशियल डिसीजन पता करो जिस पैराग्राफ को पढ़कर आपको समझ में आते हैं। पहला तो ये है कि आपने वहाँ पर एक नई ब्रांच खोलने की सोची है, पैसा कहाँ से आएगा, एक तो वो उस तरफ आपको लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो फाइनेंसिंग डिसीजन है कि किस तरीके से आप पैसे को लेके आएंगे उस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए, और दूसरा है कि आप किस रिसोर्सेज को यूज़ करें, उसको रेंट पे लें, उसको क्या करें, तो वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन या लॉन्ग डिसीजन। तो जो डिसीजन 2 यहाँ पर बात किए गए थे फाइनेंशियल डिसीजन, वो एक तो है कि आप किस तरीके से वहाँ पर अपनी जो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, पैसा कहाँ लगाएं, वो वहाँ पर ऊपर बात थी। नीचे वो पैसा आएगा कहाँ से, तो ये 2 डिसीजन जिनकी वो बात कर रहे थे। आपको इन दोनों को पहचानने के 1-1 नंबर हैं और उसके बाद उनको एक्सप्लेन करने के हर पार्ट के आपके 2 नंबर हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। कंज्यूमर है, ये दोनों ही राइट आपको बहुत इजीली पता है, तो ये क्वेश्चन कोई दिक्कत वाला नहीं है। सूचना का अधिकार और एक सुनने का अधिकार होना चाहिए, सुनाई देने का अधिकार तो नहीं, सुनने का अधिकार। ठीक है, राइट टू बी हियर्ड। तो ये 2 अधिकार होते हैं जिनकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो इनको अगर आप पढ़ोगे तो ये आपने पढ़ रखे हैं, आपको पता है क्या होता है, उन दोनों को एक्सप्लेन करना है और इस हिसाब से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। कोई डिफ़िकल्ट पार्ट इसमें ऐसा नहीं था जिसको आप ना कर पाएँ। अब आता है 31वां क्वेश्चन जिसमें कहा गया कि यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिसिप्लिन, इक्विटी एज ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल ने दिया उनको एक्सप्लेन करने हैं। 4 प्रिंसिपल हैं, हर प्रिंसिपल का हाफ मार्क्स है, 1.5 मार्क्स है, हाफ उसकी हेडिंग का, और हेडिंग तो दी हुई है एक तरीके से, 1.5 जो है वो सीधा एक्सप्लेनेशन का
नंबर है यहाँ पर जिसको आपको यूज़ करना है और इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन उसकी दे सकते हैं। आदेश की एकता, अनुशासन और समानता, आपको ये प्रिंसिपल पता होने चाहिए। जब आपको पता होंगे तो आप इजीली इनको एक्सप्लेन कर देंगे और हर एक का आपका जो है वो 1.5 नंबर है। जितना कॉन्फिडेंटली जिसको लिख पाएंगे आपको उतने ही नंबर मिल जाएंगे। ये भी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जिसको आप इजीली, अगर आपने इनको अंडरस्टैंड कर रखा है तो आप आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर इसमें देखें तो नीचे वाला तो सीधा है, प्लानिंग इज वर्थ द ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। आप क्या इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? गिव रीजन दीजिए अपने सपोर्ट में। तो प्लानिंग की एक तरीके से अगर हम बात करें तो लिमिटेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। इफ द प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट देन मोर अल्टरनेटिव शुड बी जनरेटेड एंड थ्रू डिस्कस्ड अमंग द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। वो बताइए जहाँ पर ये काम किया जाता है और उसके आगे के स्टेप आपको लिखने हैं। तो कोई ज़्यादा और डिफिकल्ट ये भी काम नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, बस पहचानना था। तो पहला था कि आइडेंटिफाई करो उनको अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को जो वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ था, फिर उनको इवेल्युएट आप करोगे और फिर उसमें से एक को सेलेक्ट करोगे, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करोगे और फिर फॉलो अप एक्शन आएगा। तो ये वो पॉइंट थे जो से वो क्वेश्चन बोल रहा था हमें। अगर हम क्वेश्चन पे जाएं तो क्वेश्चन हमें यहीं से कह रहा था कि ऑल्टरनेटिव हैं और उनको जनरेट करना है और उनको फिर डिस्कस करना है। तो यहाँ यही इसका आंसर था पहला। यहाँ पर प्लानिंग प्रोसेस की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। जो ये नियोजन है उसकी प्रोसेस की यहाँ बात की जा रही है और उनके जो प्रोसेस के स्टेप हैं किससे शुरू कर एक उस वैकल्पिक जितने भी हमारे पास उपलब्ध ऑप्शन होते हैं उनको, पाठ्यक्रम तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, ठीक है, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो विकल्प जितने भी हैं आपको उनको पहले आप पहचानोगे विकल्प को, उसके बाद उनका मूल्यांकन करेंगे, फिर एक विकल्प को आप चुनोगे, फिर योजना को लागू करोगे और कार्यवाही का पालन करवाओगे, मतलब कि उसको दोबारा से फॉलो अप करोगे। तो उसका आप एक तरीके से यहाँ पर फॉलो अप की आप प्रॉपर हिंदी जरूर देख लीजिएगा, अभी ये यहाँ पर गलत लिखी हुई है। तो ये था 32 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन बचते हैं इसके बाद। इसके एक ऑप्शन में भी था तो जहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम एग्री करते हैं उसके साथ इम्पोर्टेंस बतानी है। मुझे लिमिटेशन लग रहा था बट ये क्वेश्चन नॉर्मली जब भी आता है तो यही होता है कि प्लानिंग इज़ वर्थ द ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व। योजना नियोजन में भारी लागत शामिल होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, जो उन्होंने भी लिखा है। फिर हमें बताना है कि योजना क्यों करनी चाहिए। तो एक तरीके से वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि समर्थन में लिखना है ना, तो ऑब्वियसली ये फिर आपको, मैं ये वर्ड पढ़ना भूल गया था सपोर्ट वाला। तो अगर सपोर्ट की बात की जाएगी तो एडवांटेज होती, अगर वो कहें कि इसके विरोध में बोलिए तो फिर हम इसकी लिमिटेशन की बात करते। तो अभी आपको एडवांटेज लिखनी है जिनको आप इजीली लिख सकते हैं कि प्लानिंग के क्या फ़ायदे हैं। तो सारे यहाँ पर प्लानिंग के फ़ायदे ही लिखे हैं कि वो जोखिम को करता है, दिशा प्रदान कर देता है, अति व्यापी होता है, व्यर्थ गतिविधियों को कम कर देता है, नियोजन में नवीन विचारों को बढ़ावा देता है। तो आप कोई भी यहाँ पर जो आप सकते हैं, हर पॉइंट के आपके 1.5 मार्क्स हैं तो उस हिसाब से आपको 4 पॉइंट यहाँ पर लिखने थे। फिर ये उसी तरीके का क्वेश्चन आया तो आपको पहले यहाँ पर नीचे ये पढ़ लेनी चाहिए। जब आप ये पढ़ लेंगे तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी। तो आइडेंटिफाई करना था इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन हाईलाइटेड अबव इन द लाइन। तो फिर डेलीगेशन के चैप्टर में ही है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है और फिर कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है, ये 3 चीज़ें आपको पहचाननी थी। तो जब आप इसको पढ़ेंगे धीरे धीरे आप अंडरलाइन उनको करते चले जाइएगा, आपको ये क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आता जाएगा और इसके आंसर आप इजीली दे पाएंगे। तो देखिए ये एक तरीके से उसकी इम्पोर्टेंस थी जिनको ए पार्ट के अंदर था, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, बेटर कोऑर्डिनेशन आ जाता है। बी पार्ट की बात की जाए तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन है, एडेप्टेशन ऑफ चेंज है, डिसेंट्रलाइजेशन सी पार्ट का आंसर है। अगर आप इसमें देखेंगे तो कंसेप्ट जो यहाँ पर बात की गई है उसको डिसेंट्रलाइजेशन को यूज़ किया गया है। धीरे धीरे जब इनको पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से आंसर दे पाएंगे। अभी अगर मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा और लंबी हो जाएगी वीडियो, तो आप इसको इजीली बैठकर पढ़िएगा। ये आंसर मैंने आपके सामने दोनों हिंदी और इंग्लिश में आपके सामने रख दिए हैं। आप इनको देखकर और क्वेश्चन को देखकर जरूर समझ लेंगे। लास्ट क्वेश्चन फिर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। 4 P आपको पता है कौन कौन से होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन।
तो उनको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना था। सिंपल क्वेश्चन है, हर एक के 1.5 नंबर थे, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। ऊपर कहें तो प्राइसिंग ऑफ ए प्रोडक्ट इज एन इफेक्टिव वेपन इन मार्केटिंग विच डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर। तो वो फैक्टर बताओ जिनके थ्रू प्राइस अफेक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन था, तो आपको कोई भी 6 या 3 ही फैक्टर लिखने हैं, तो आप इजीली उन 3 का आंसर दे सकते थे। तो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था। प्रोडक्ट की कॉस्ट, यूटिलिटी एंड डिमांड, कंपटीशन, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, ऑब्जेक्टिव क्या है और यूनिकनेस क्या है, तो ये सारे 6 पॉइंट थे। तो वैसे तो उन्होंने यहाँ पे 3 लिखा है, अगर इस 3 पे चलें तो फिर ऑब्वियसली ये 3 ही लिखने चाहिए थे, तो इसलिए 2 into 3 होने चाहिए आंसर। अगर वो इस तरीके से क्वेश्चन को लेंगे तो इसका मतलब 2 into 3 पर जाएगा, पर मैंने 6 पॉइंट इसलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं ये, क्योंकि 6 ही इसके बनने चाहिए। वैसे तो हर एक पॉइंट का 1 नंबर होता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते थे, जहां पर जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको आपको देखना था। दूसरा आपको पता ही है 4 P कौन कौन से होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, मोशन, तो आपको उन सबको एक्सप्लेन करना था। हर एक का 1.5 नंबर था, उस हिसाब से आप इनको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करना, इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं होता। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिर्फ उनको एक्सप्लेन करिए, उनका मीनिंग बताइए और अपने नंबर को पूरा करिए। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया कि पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, पेपर को किस तरीके से आप टाइम को यूज़ करें। जितने बड़े क्वेश्चन हैं, जो बड़े थे, जहां आप इजीली नहीं पहचान पा रहे थे, उनके अंदर आप वो 15 मिनट लगाएंगे जो आपको शुरू में मिलती है। तो जब आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो बड़े अच्छे नंबर आप बिजनेस स्टडी में लेके आएंगे। प्रैक्टिस पेपर 2, प्रैक्टिस पेपर 3 और हर वीक मैं अपना एक प्रैक्टिस पेपर अपने चैनल पर अपलोड करूँगा विद सॉल्यूशन, विद गाइडेंस कि कैसे आप पेपर को अटेम्प्ट करें। तो इतने पेपर नहीं होते आपके, हर हफ्ते आपको एक पेपर ऐसा मिलता रहेगा। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।